आमना सामना मीडिया में आप सभी का स्वागत है। आइए हम बात करते हैं महाराष्ट्र के 2019 के असेंबली चुनाव के नतीजों की, जिसके बहुत सारे निगेटिव और पॉजिटिव पहलू हमारे सामने आए, आपके सामने आए। मनफी और मस्बत जो बातें थी वो सामने आई। मतदाताओं का, वोटर्स का जो वोट देने का पैमाना क्या रहा, खास तौर से मुसलमानों का और दलितों का, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते चले शिवसेना भाजपा की, जिसके तानाशाह अमित शाह ने ये दावा किया था कि ये गठबंधन जो है महाराष्ट्र में अपने बल पर अक्सरियत लेकर आएगा, 222 सीटों को हम पार करेंगे। लेकिन इनका घमंड जो है वो खाक में मिल गया। जहां शिवसेना की सीटें कम हुई, वहीं भाजपा की भी सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। वहीं हम देखते हैं कि सेकुलर पार्टियां, कांग्रेस, एनसीपी अच्छा प्रदर्शन किया। दोनों को ही जो है पिछले चुनाव में जो उनके नतीजे आए थे उससे बेहतर कामयाबी मिली। एनसीपी के सरबराह शरद पवार जो है महाराष्ट्र के सबसे मजबूत लीडर साबित हुए। एनसीपी के शरद पवार को यकीनन इसका बहुत बड़ा फायदा मिला जब शरद पवार को ईडी के नाम पर खौफजदा करने की कोशिश की गई। लेकिन शरद पवार जो है पूरी मजबूती के साथ जो है उन्होंने उस लड़ाई को लड़ा। वो न डरे और न खौफजदा हुए। उन्होंने कहा कि मैं ईडी के ऑफिस में खुद आ रहा हूँ, जिसका नतीजा ये निकला कि मुंबई पुलिस कमिश्नर को जाकर ये कहना पड़ा, आपका नाम आया है, आपको बुलाया नहीं गया है। ये डर और खौफ था शरद पवार का और एनसीपी पार्टी का, जिसका नतीजा ये सामने आया कि एनसीपी को पूरे महाराष्ट्र में 55 सीटें जो है हासिल हुई और वो एक कामयाब लीडर की हैसियत से उभर कर फिर एक बार सामने आए। 80 साल की उम्र में शरद पवार ने बता दिया कि आज भी उनमें वो दमखम है। वहीं हम देखते हैं कि शिवसेना भाजपा को जिताने में वंचित बहुजन आघाड़ी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी एक खास रोल अदा किया। आम लोगों का मानना यह है कि वंचित बहुजन आघाड़ी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने फिरका परस्त जमातों से सेकुलर वोटों को तकसीम करने की सुपारी ली थी और इस बात का और इस फैक्टर को हमारे साफी हजरात, हमारे मुसन्निफ अखबारात भी जो है बराबर लिख रहे हैं कि अगर इन पार्टियों के उम्मीदवार हर जगह खड़े नहीं होते तो यकीनन शिवसेना भाजपा को जो है और मुश्किलों का सामना करना पड़ता, इनकी सीटें और कम होती, कांग्रेस एनसीपी की सीटों में बढ़ोतरी होती, कांग्रेस एनसीपी की सीटों में और इजाफा होता। तो यकीन जानिए महाराष्ट्र की सियासत का रुख बदल जाता और यहाँ पर आज जो है महाराष्ट्र में आने वाले वक्तों में एक सेकुलर सरकार होती। ये अलग बात है कि कांग्रेस से और एनसीपी से मुसलमानों को यकीनन नाराजगी रही है, लेकिन जो काम पिछले 5 सालों में इन फिरका परस्त जमातों ने किए हैं और जिस तरह से अक़लियतों को परेशान किया है, उनकी जान और माल की हिफाजत नहीं कर पाए, या इस सरकार में मुसलमानों की जान और माल को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया गया, वो सब आप जानते हैं। जहां हम वंचित बहुजन आघाड़ी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात करते हैं तो मुसलमानों ने बहुत ही शऊर के साथ में अपने वोटों का इस्तेमाल किया है। कहीं कहीं यकीनन कुछ इलाकों में मुसलमान जज्बात में आए, जहां पर जज्बाती होने का नुकसान ये हुआ कि कम से कम 10 सीटों पर जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उतने वोट लिए जितने वोटों से कांग्रेस एनसीपी के उम्मीदवार हार गए। एमआईएम के सरबराह असदुद्दीन अवैसी साहब कहते हैं कि हम 10 सीटों पे दूसरे नंबर पर रहे। साहब 10 सीटों पर आप दूसरे नंबर पर रहे तो उतनी ही सीटों पर आपने सेकुलर पार्टियों के उम्मीदवारों को हराने का भी काम किया। यह हकीकत से आप भी इनकार नहीं कर सकते। अगर ईमानदारी से आप जायज़ा लेंगे या जायज़ा पेश करेंगे तो इस बात का आपको एहसास होगा कि आपने शिवसेना बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए अहम रोल अदा किया है। हम यहाँ पर समाजवादी पार्टी सरबराह
महाराष्ट्र के जो अबू आसिम आदमी साहब हैं उनकी भी तारीफ किए बिना नहीं रह सकते। अबू आसिम आदमी चाहते तो औरंगाबाद, धुलिया, मालेगांव, इस तरह के महाराष्ट्र के बहुत से इलाके हैं जहां पर मुसलमानों की अक्सरियत है, वो भी अपने उम्मीदवार खड़े कर सकते थे। लेकिन अबू आसिम आदमी साहब ने जिस दानिशमंदी का सबूत दिया है वो यकीनन काबिल तारीफ है। अबू आसिम आदमी साहब ने सिर्फ 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। 3 में से 2 उनकी अपनी एक खुद की सीट और एक रईस शेख की सीट जो भिवंडी से उन्होंने उसको जिताया और ये दावा किया था कि मैं रईस शेख को जिता कर लाऊंगा, और उन्होंने जो चैलेंज किया था कि मैं रईस शेख को जिता के लाऊंगा उसे उन्होंने सही साबित करके दिखाया। वहीं 44 सीटों पर एमआईएम ने अपने उम्मीदवार खड़े किए और 2 उम्मीदवार उनके चुन कर आए, एक मालेगांव से मुफ्ती इस्माइल और एक दूसरे धुलिया से। ऐसा नहीं है कि एमआईएम का खाता महाराष्ट्र में पहले नहीं खुला था, पहले खुला था। 2 सीटें पहले भी आई थी, इम्तियाज़ जलील साहब की और एडवोकेट वारिस पठान की। इम्तियाज़ जलील मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए। उसके बाद जो चुनाव हुआ वहाँ पर औरंगाबाद में एमआईएम की एक भी सीट नहीं आई। उनके अपने गढ़ में जहाँ पर उनका एमपी है इम्तियाज़ जलील, जो यकीनन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि बहुत बेबाक है, लेकिन वो भी अपने एमएलए को मुंतखब करके नहीं ला पाए। वारिस पठान की हम बात करें तो वारिस पठान ने पिछले 5 सालों में आवाम को रुला दिया, वहाँ के मुसलमानों को रुला दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि वारिस पठान को आखिर में रोना पड़ा। 5 साल उन्होंने आवाम को रुलाया और एक ही बार में आवाम ने उनको रुला के भेज दिया। वारिस पठान के बारे में ये मशहूर है कि जो उनके फंड जो हुआ करते थे, जो उनका जो फंड यूज करते थे, वो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है उनको हासिल होता था। ये लोग कहते हैं, हम नहीं कह रहे। वारिस पठान के यहाँ एक ही कॉन्ट्रैक्टर हुआ करता था, वो भी गैर मुस्लिम। कभी उन्होंने मुसलमान कॉन्ट्रैक्टर को अपने दरवाजे में फटकने तक नहीं दिया, जिसका खमियाजा वारिस पठान को भुगतना पड़ा और वो बुरी तरह से हार गए। आवाम काम चाहते हैं, मुसलमान अब जज्बाती नारों को समझने लगे हैं। ये और बात है कि अभी पूरी तरह से नहीं समझे हैं, अभी और समझने की ज़रूरत है। एमआईएम ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह ने 44 सीटें इस महाराष्ट्र में उतारी। उनके उम्मीदवार कैसे थे? जहां उनके उम्मीदवार अच्छे थे, लोगों ने यह भी देखा कि एमआईएम का कौन सा उम्मीदवार असेंबली में आवाज़ उठाने के काबिल है, जिसकी मिसाल मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब है। वह मालेगांव वालों को हम बधाई देते हैं, उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। उन्होंने मुफ्ती इस्माइल को असेंबली में भेजकर दिखाया। ये सिर्फ एमआईएम की कामयाबी नहीं है, मालेगांव वालों की कामयाबी है, ये मुफ्ती इस्माइल की भी कामयाबी है। अगर एमआईएम के नाम पर उम्मीदवार चुनकर आने होते हैं तो चांदेवली में नसीम खान के सामने एक उम्मीदवार जिसे खड़ा किया गया था, मैं हर जगह की मिसालें नहीं देना चाहता, मैं सिर्फ चांदेवली की मिसाल देना चाहता हूँ आपके सामने, जहाँ पर इमरान कितने वोट लिए उन्होंने नसीम खान के सामने? नसीम खान ने 81,000 वोट लिए और वहीं इमरान ने सिर्फ और सिर्फ 1000 वोट, जो कि अपने आप को इलाके का टाइगर कहते थे, टाइगर, शेर। वहीं आप देखिए कुर्ला कालीना की सीट, जहाँ पर सेकुलर उम्मीदवार हार गया, वहीं एमआईएम ने उतने ही वोट लिए, 16,000 के करीब, जितने वोटों से कांग्रेस एनसीपी का उम्मीदवार हार गया, जिसका फायदा शिवसेना को पहुंचा। वंचित बहुजन आघाड़ी ने कौन से उम्मीदवार दिए? वडाला असेंबली हल्के की मिसाल हमारे सामने है, वर्सोवा विधानसभा की मिसाल हमारे सामने है, जहां पर उन्होंने हाजी अब्दुल हमीद शेख को उतारा मैदान में। पिछली बार एमआईएम से 20,000 वोट लिए थे, इस बार जमानत जब्त हो गई। मुसलमानों ने उन्हीं उम्मीदवारों को वोट दिया जो फिरका परस्त जमातों को हरा सकते थे, लेकिन कहीं न कहीं मुसलमानों से चूक हुई और वो जज्बात में आ गए, बहक गए जज्बाती तकरीरों में। अगर ऐसा नहीं होता तो यकीनन और भी उम्मीदवार और भी मेंबरान असेंबली महाराष्ट्र असेंबली में पहुंचते, तब नक्शा कुछ और होता। हमें अफसोस है, नसीम खान सिर्फ
तकरीबन 400 वोटों से हार गए। किस लिए हारे? कि वहां पर अपने ही भाई, हमारे ही भाई मुसलमान, वंचित बहुजन आघाड़ी का उम्मीदवार वहां खड़ा हो गया, 6000 वोट लेकर आया। क्या फायदा हुआ? नुकसान किया आपने, इलाके का नुकसान किया, मुसलमानों का नुकसान किया, और एक अच्छा लीडर असेंबली में भेजने से आपने रोक दिया। रो रहे हैं वहां के लोग, इलाके के लोग रो रहे थे आरिफ नसीम खान की शिकस्त पर। वो लोग भी रो रहे होंगे जिन्होंने वंचित बहुजन आघाड़ी और दूसरे लल्लू पंजू उम्मीदवारों को वोट दिया होगा। वो भी रो रहे होंगे कि हमने क्या फैसला किया, हमने किसको वोट दे दिया। अगर हम अपने वोटों का सही इस्तेमाल करते तो आज आरिफ नसीम खान जैसा लीडर असेंबली में होता। अब 5 साल भुगतिए इनको। जिस फिरका परस्त पार्टी के लीडर को आपने एक तरह से चुनकर भेजा है, वहां शिवसेना का उम्मीदवार जीत कर आया। देखते हैं अब आपके मुस्लिम इलाकों में कितना काम करता है वो। देखते हैं उस इलाके में मुसलमानों पर कोई मुश्किल पेश आती है तो आपके साथ में खड़ा होता है या नहीं होता है। आने वाले 5 सालों में आपको अंदाजा हो जाएगा, और इसका खमियाजा आपको 5 साल तक भुगतना पड़ेगा मुसलमानों। और वो आज़ाद उम्मीदवार और वो वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार जिसने 6000 वोट लिए हैं, आरिफ नसीम खान के वोटों को काटा है चांदीवली विधानसभा में, शर्म आनी चाहिए आपको। आपने जाति दुश्मनी में पूरी कौम का नुकसान किया है। एक मेंबर असेंबली भेजने से आपने, जो जा रहा था असेंबली में, पहुंच रहा था, जो ताकत रखता था लड़ने की, उसको आपने रोक दिया। मान लिया कि जब आदमी काम करता है 15 साल तक उस असेंबली हल्के में, वो अपना आपका उम्मीदवार रहा है, मानते हैं कि हो सकता है कि आरिफ नसीम खान से कुछ गलतियां हुई होंगी। जब आदमी काम करता है, 10 अच्छे काम करता है, तो 5 उससे खराब भी हो जाते हैं या नहीं हो पाते। कुछ काम तो होते हैं इलाके के, कुछ तो आवाज उठाते वो, लेकिन आज आप उससे भी महरूम हो गए और आप लोगों ने उससे भी महरूम कर दिया। महाराष्ट्र की बनने वाली असेंबली में जो हुकूमत होगी उसमें 10 मुसलमान पहुंचे हैं। यकीन अगर मुसलमान वोटों का बंटवारा नहीं होता, दलित वोटों का भी बंटवारा नहीं होता, हम यहाँ दलितों की भी बात करते हैं, वो भी कई खानों में बटे हुए हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी चारों शाने चित हो गई, लेकिन उन्होंने साथ साथ कुछ उम्मीदवारों को भी चित कर दिया। और अफसोस की बात तो यह है कि जो उम्मीदवार वंचित बहुजन आघाड़ी से खड़े थे, मुसलमान खास तौर से, वो शिकायत कर रहे हैं हमें मुसलमानों के वोट नहीं मिले, मुसलमानों के वोट नहीं मिले। साहब, आप जिस पार्टी से खड़े थे, आप प्रकाश अंबेडकर जी के नाम पर, बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर, तो वंचितों के वोट कहाँ चले गए? बहुजन समाज के वोट कहाँ गए? दलितों ने क्यों नहीं आपको वोट दिया? आप उनसे ही तो सवाल कीजिए। ये सवाल तो बनता है ना, प्रकाश अंबेडकर को भी जवाब देना चाहिए। जब वो शिकायत करते हैं कि मुसलमानों ने हमको वोट नहीं दिया, तो ये बताइए कि आपके दलितों ने, वंचितों ने मुसलमान उम्मीदवारों को वोट क्यों नहीं दिया? कहाँ गए आपके वोट? मुसलमान तो सबको वोट दे देते हैं। मुसलमानों के वोट तो 50 जगह तकसीम हो जाते हैं। वो कांग्रेस को भी देते हैं, एनसीपी को भी देते हैं, मुलायम सिंह को भी देते हैं, समाजवादी पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को भी दे देते हैं, एमआईएम को भी चले जाते हैं उनके वोट, वंचित को भी चले जाते हैं, वंचित बहुजन आघाड़ी को, हत्या के शिवसेना और भाजपा को भी वोट देने वाले लोग हैं। लेकिन किसी मुसलमान को दलितों के, वंचितों के, बहुजन समाज के लोगों के वोट क्यों नहीं मिलते? ये सबसे बड़ा सवाल है। एक बहुत बड़ी ताकत है दलितों और मुसलमानों की। ये अगर एक हो जाए तो इस मुल्क पर हुकूमत कर सकते हैं, इस महाराष्ट्र पर हुकूमत कर सकते हैं, लेकिन नहीं हो पाते। लोकसभा इलेक्शन में एक रिश्ता बना था प्रकाश अंबेडकर का और असदुद्दीन ओवैसी साहब का, मगर असेंबली का इलेक्शन आते आते वो रिश्ता पहले ही टूट गया।
अब इस रिश्ता टूटने के वजूहात क्या है? वो तो बहुत सारे वजूहात हो सकते हैं। पता नहीं कौन किससे मिला, किसने किससे सौदा किया। ये सवाल हम उन पार्टियों से भी पूछते हैं और आप वोटर से भी पूछते हैं और ख़ास तौर से मुसलमानों से पूछते हैं कि ये सौदा क्यों टूटा, किसने किसको खरीदा, कौन कहाँ बिका। ये पूछिए आप सवाल। और हमारी गुजारिश है आपसे आमना सामना मीडिया की कि अपने वोटों की ताकत को पहचाने। पिछले 70 सालों से जो हम गलतियां करते चले आ रहे हैं, या ख़ास तौर से हम पिछले 10, 15, 20 सालों में जो गलतियां हमने की है और इन फिरका परस्त जमातों को जो हमने मजबूत करने का काम किया है, उसकी वजूहत तलाश करें। इस जाफरानी पार्टियों के वोट बैंक कितने हैं? 20%, 22%, बहुत से वोट 26%। आप तो अक्सरियत में है ना। मैं तो सेकुलर वोटों की भी बातें करता हूं, जो हमारे गैर मुस्लिम भाई है, बिरादरान वतन है। एक बहुत बड़ा तबका सेकुलर है जो कि इस मुल्क में अमन और शांति और भाईचारा चाहता है। वो चाहता है कि इस मुल्क में अमन और शांति रहे और सेकुलर जमातों की हुकूमतें हों, लेकिन वोट तकसीम हो जाते हैं। इसके लिए आपको सोचना होगा कि कौन आपका हमदर्द है, कौन आपका दुश्मन है। हमें तो एमआईएम से भी कोई एतराज़ नहीं है। असदुद्दीन अवैसी साहब को कुछ सोचना होगा कि किस तरह से उनकी भी सीटें आए, मीम की भी ताकत बढ़े और दूसरे जो पार्टियों से जो उम्मीदवार खड़े हैं उनका भी नुकसान ना हो, खासतौर से मुसलमान उम्मीदवार। जैसे कि समाजवादी पार्टी और एमआईएम में जो लेन देन हुआ सीटों का, आपने अबू आसिम आदमी के सामने कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा किया। यकीनन हम आपकी तारीफ करते हैं और अबू आसिम आदमी साहब ने भी कुर्बानी दी कि जहां पर उन्होंने बाइकल्ला की सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारा, रईस शेख को भिवंडी शिफ्ट कर दिया और वहां से जिता कर लेकर आए। अबू आसिम आदमी पर इस बार इस तरह कोई इल्ज़ाम नहीं लग सकता कि उन्होंने फिरका परस्त जमातों को फायदा पहुंचाया हो। आप भी सोचिए, हम भी सोचते हैं। तब तक के लिए मैं राशिद अजीम आपसे इजाज़त चाहता हूं। आमना सामना मीडिया नेटवर्क देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद। कैमरा पर्सन शाहीन पटेल, देखते रहिए आमना सामना मीडिया।